नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। जनमत यानी वो मंच जहां पर बात होती है उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन खबरों से आपको जोड़ने के लिए हमने एक प्रावधान कर रखा है। सोशल मीडिया एक्स पर हम जाकर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जवाब आप ले सकते हैं, उत्तर आप ले सकते हैं जनमत के इस मंच पर। आपके साथ मैं लाभली विनीत हूं और आइए अब जनमत के सफर को शुरू करते हुए उन खबरों से आपको बाखबर कर देते हैं जो सीधे आपको प्रभावित करती है। ले आइए खबरों की रेल जिस पर आज जनमत में बड़ी चर्चा होने वाली है। वक्फ विरोध और जवाब। वक्फ को लेकर जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, दूसरा दिन था। वक्फ कानून का विरोध करने वाले संवैधानिक चुनौती दे रहे हैं और इन सवालों में सरकार साफ साफ कह रही है कि ये संशोधित बिल, ये कानून दरअसल मुसलमानों के हक और अधिकार के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट की तरफ से एक हफ्ते का समय दिया गया है। किस तरीके की परिस्थिति इस एक हफ्ते के दौरान बनने वाली है, जवाब में क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम बातों पर आज विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ उस बवाल की भी बात करते हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति रुक नहीं रही है, और बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हिंदुओं की आवाज जिन्हें बनना चाहिए, उन्होंने अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं से ही मुंह मोड़ लिया है। वक्फ विरोध के नाम पर बंगाल जला, बंगाल में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, हिंदुओं की हत्याएं जिहादियों द्वारा की गई, और ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी का सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इमामों से मुलाकात कर हिंदुओं को नजरअंदाज कर देना ही बवाल का बड़ा कारण बन गया है। हालांकि बंगाल की परिस्थिति को लेकर खबर यह भी आ रही है कि राज्यपाल क्योंकि जा चुके हैं, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है, एनएचआरसी की टीम पहुंची हुई है। सवाल यह है कि बंगाल में हिंदुओं को पूछने के लिए ये जो तमाम परिस्थिति बन रही है, क्या हिंदुओं की नारकीय स्थिति को दूर करने के लिए उचित होगी या कुछ और बड़ा कदम उठाना होगा? करेंगे इस पर भी विस्तार से बात। आगे बढ़ते हैं। बात जनमत में ब्रिटेन की जेल की भी होगी, वो जेल जो अब जिहादियों का अड्डा बन चुकी है। यहां पर किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ब्रिटेन की संपूर्ण जेल का खाका ही बदल दिया। ब्रिटेन के जेल के जो रक्षक हैं वो किस तरीके से इन जिहादियों की जद में है। विस्तार से इस पर बात होगी कि ब्रिटेन में कैसे जेल जिहाद जारी है। इसके अलावा आज जाते जाते उस तस्वीर को भी आपके सामने रखने वाले हैं जो चमत्कारिक लग रही है। क्या धरती पर जादू आ गया है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कनाडा में लोगों ने ये दावा किया है कि उनको एक यूएफओ दिखाई दिया है। ये यूएफओ कहां, कैसे और किन लोगों ने देखा और क्या है ये पूरी कहानी, विस्तार से इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जनमत पे बात होने वाली है उस वक्फ कानून की जिस पर विरोध के नाम पर लोगों ने हिंसा की तस्वीरें भी देखी, लेकिन दूसरी तरफ संवैधानिक चुनौती जब दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन वक्फ कानून को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट में बहस लंबी नहीं चली। बेंच ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया और केंद्र सरकार से नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया। याचिका में जिन प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए गए वो वही हैं जिन्हें सरकार ने 2025 में ताजा संशोधन में बदला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि आखिर इन प्रावधानों का संवैधानिक आधार क्या है। 25 मई को अगली सुनवाई तय हुई है, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा है कि क्या इस सुनवाई से पहले ही वक्फ कानून की वैधता पर बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। अब ऐसे में इससे केस पर अंतरिम फैसला इस कार्यकाल में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है। तो क्या अगली बेंच इस मुद्दे को नए सिरे से सुनेगी? क्या ये पूरा का पूरा जो मामला है वो बहुत लंबा खींचने वाला है? और सबसे अहम बात यह कि जब कानून संसद से पारित हुआ है तो फिर 1995 में फिर संशोधन हुआ, 2013 में और ताजा बदलाव 2025 में, तो क्या अदालत के भीतर यह कानून कटघरे में
टिक पाएगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2013 के संशोधनों पर जब याचिका दाखिल हुई थी तो वो सुनवाई की फहरिस्त में कभी जगह बना ही नहीं सकी, लेकिन जैसे ही 2025 का संशोधन कोर्ट में चुनौती के घेरे में आया, अदालती प्रक्रिया में फुर्ती दिखाई देने लगी। अब क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर एक सुनियोजित कानूनी रणनीति? वक्फ कानून को अदालत के जरिए हटाने की कोई पॉलिटिकल प्लानिंग तो नहीं है। क्या ये लड़ाई अदालत की चार दीवारी में ही तय होगी या सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, क्या वक्फ कानून अपने संशोधित लेकिन विवादित प्रावधानों के साथ आगे भी लागू रहेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी कानून की जंग के बदलते समीकरण पर जिस तरीके की परिस्थिति है, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी पैनी नजर रख रहा है। सरकार की रणनीति क्या होगी? विपक्ष क्या मोर्चा खोलेगा? क्या आम जन के लिए इस कानूनी लड़ाई का कोई सीधा असर पड़ेगा? ये सब सवाल और इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, या फिर यूं कहें कि अदालत की चौखट पर ही इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, उसके लिए ये प्रतिक्रियाएं सुनिए। कोर्ट आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। नहीं, यथा स्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है, वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गेजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें मैंने पहले भी कहा था कि जल्दबाजी में लाया गया हुआ ये कानून है और इसमें जो विपक्ष के लोगों ने जिसमें आपत्ति किया था, जब ये कमेटी बनी थी तो उसकी बात मानी नहीं गई। एक तरफा इन्होंने केवल सत्ता पक्ष की बात सुनी और उनकी तरीके से इन्होंने उस कानून को बनाया है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से ये सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून टिकेगा नहीं और निश्चित तौर से ये खारिज होगा। देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी, अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है। और आने में जो सुनवाई होगी, हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। 5 मई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इन सब के बीच में जो लोग चुनौती देने के लिए पहुंचे थे, उनमें से कई ऐसे लोग हैं और कई मौलाना जिनको आप अगर उनकी प्रतिक्रियाएं सुने तो उनकी तरफ से कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे मौलाना हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता तो हम वही करेंगे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहेगा, हम वही करेंगे जो सड़कों पर आने के बाद हमारे पक्ष में नतीजे देगा। तो क्या ये कोई धमकी है?
इस पर भी कोर्ट को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। बहरहाल आज जो सवाल हमने आपके बीच रखा था, सवाल था कि साजिशों का शिकार हो सकता है क्या ये वक्फ कानून, जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है। तो देखिए, आप में से 93% यानी 93% लोग इस बात से पूर्णतः सहमत नजर आते हैं कि बिल्कुल वक्फ कानून जो पसमानदा गरीब पिछड़े मुसलमानों के हक के लिए आया था, ये साजिशों का शिकार हो सकता है। हालांकि 7% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। नेशनल हेराल्ड केस की नेशनल हेराल्ड अखबार का नाम देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बार बार गूंज रहा है। एक अखबार जो पहले शायद एक विरासत हुआ करता था, लेकिन अब एक घोटाले का रूप ले चुका है। और इस पर अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा सीधे तौर पर घिरे हुए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के प्यादे जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं, कांग्रेस के आकाओं के काले कारनामों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले की परत दर परत खोलकर जनता के सामने रख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। जैसे ही जांच एजेंसियों ने कांग्रेस के घोटालों की परतें खोलनी शुरू की, वैसे ही कांग्रेस ने दबाव बनाने की राजनीति भी शुरू कर दी है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड के इतिहास से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगे आरोपों तक पूरी कहानी दोहराई कि कैसे 1938 में शुरू हुआ यह अखबार आज करीब 2000 करोड़ की संपत्ति के विवाद में फंस चुका है। साथ ही ईडी की जांच का भी जिक्र किया। कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। इधर हमीरपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आज हिमाचल से कांग्रेस सरकार पर खूब तीर चलाए। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि हिमाचल सरकार ने एक साप्ताहिक अखबार नेशनल हेराल्ड को राज्य के करदाताओं का पैसा लुटाकर करोड़ों का फायदा पहुंचाया, जबकि इस अखबार का हिमाचल से कोई सरोकार ही नहीं है। यह अखबार तो गांधी परिवार का एटीएम बन चुका है। अनुराग ठाकुर ने सीधे सवाल दागे, पूछा कि क्यों कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में सड़कों पर आंदोलन कर रही है। क्या यह चोर मचाए शोर की सियासत है? जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर दोनों के बयान इस ओर संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले में राजनीति का शिकार की कहानी गढ़ रही है या फिर वाकई ईडी की जांच से बौखलाई हुई है। सवाल यह भी है कि जब केस अदालत में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो क्या सड़कों पर प्रदर्शन का उद्देश्य जांच से ध्यान भटकाना है? और क्या हिमाचल में नेशनल हेराल्ड को दिया गया विज्ञापन फंड कांग्रेस सरकार के गले की फांस बन सकता है? देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे पुरानी जांच अब नई बहस का मैदान बन चुकी है। क्या गांधी परिवार की विरासत का अंत इस केस के फैसले से तय होगा या फिर कांग्रेस इसे भी चुनावी हथियार में ही बदल देगी? क्या कुछ खुलासे और हमले हो रहे हैं इस पूरी परिस्थिति पर बीजेपी की तरफ से? आपको चंद बयान सुनाते हैं। एक और ईडी ने सोनिया जी पर, राहुल जी पर भ्रष्टाचार को लेकर चार्जशीट दायर की है नेशनल हेराल्ड मामले में। तो दूसरी ओर कांग्रेस का इकोसिस्टम चोर मचाए शोर जैसी स्थिति हो गई है। कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम को जैसे सांप सूंघ गया है। हालात ऐसे हैं और ऐसा लगता है कि ये अखबार जो पंडित नेहरू जी के समय से चलता था, ये नेहरू गांधी परिवार का मुद्रा मोचन था। ये ऐसी स्कीम थी जो नेहरू जी के समय से राहुल जी के समय तक चलती थी और एक प्राइवेट जागीर बनाकर रख ली। नेशनल हेराल्ड ये एक साप्ताहिक अखबार है जो सप्ताह में भी पता नहीं कितना छपता है, देश को पता नहीं।
लेकिन जो डेली अखबार है जिसके कई एडिशंस आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको देने का काम किया। करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे दिए, जो अखबार का हिमाचल से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। आप एक सर्वे करिए, हिमाचल के कितने लोग नेशनल हेराल्ड पढ़ते हैं, कितने एडिशन छपते हैं, और सप्ताह में एक बार। लेकिन डेली अखबारों को उतना पैसा नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा नेशनल हेराल्ड को देने का काम किया। यही नहीं, नेशनल हेराल्ड इज नॉन एग्जिस्टेंट वीकली एंड इट इज यूज्ड बाय नेहरू गांधी फैमिली टू कवर अप देयर स्कैम्स, get lands in the name of National Herald, and then give the shares to Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji. They have made it a minting machine. National Herald नेहरू गांधी परिवार का एटीएम बनकर रह गया है। और मैं ये कहूंगा, एक और सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के दिए तो दूसरी ओर डेली अखबारों को चवन्नी भी देने का काम नहीं किया। ये भेदभाव क्यों? तो बीजेपी नेशनल हेराल्ड केस में पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। अब सवाल ये है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उठाया गया कदम है, तो फिर जांच से इतना डरना क्यों? जांच के नाम पर सड़क पर उतरकर इतना बवाल क्यों? और ऐसे में इसीलिए हमने आज आपसे एक प्रश्न पूछा। हमने आपके सामने आज पोल में प्रश्न रखा कि अपने पर्दाफाश पर क्या सियासी नौटंकी कर रही है कांग्रेस? तो देखिए, आप में से 94% लोग, 94% लोग इस बात से पूर्णतः सहमत नजर आते हैं कि अपने ही पर्दाफाश पर दरअसल जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है वो महज एक सियासी नौटंकी ही है। हालांकि 6% लोग इस बात से सहमत नजर नहीं भी आते हैं। बढ़ाते हैं और इस वक्त जनमत में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको जनमत में दे रहे हैं। बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल सरकार की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि शमशेरगंज में हालात को काबू में कर लिया गया है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि अब तक 315 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1546 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान हुई है। इसके अलावा सूती धुलियान में भी हालात काबू में कर लिए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जहां पर मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जिस तरीके की परिस्थिति बनी, बंगाल सरकार सवालों के घेरे में है। और ऐसे में हाईकोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के जो खास शमशेरगंज जैसे इलाके हैं, सूती धुलियान जो इलाके हैं, वहां पर हालात नियंत्रण में हैं। और इन सब के बीच 315 लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये रिपोर्ट तो दाखिल कर दी गई, वो रिपोर्ट कब तैयार की जाएगी जहां पर हिंदू बेबस नजर आ रहे हैं, जहां पर जिहादियों ने हिंदुओं की हत्या की, जहां पर हिंदुओं को अपना घर बार आशियाना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, जहां पर हिंदू त्राहिमाम कर रहे हैं, जहां पर हिंदू ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पुरसा हाल लेने वाला कोई है भी या नहीं? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं होना ही अब एक गुनाह हो गया है, पाप हो गया है? क्योंकि मोहतरमा ममता बनर्जी तो इमामों से संवाद करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इन हिंदुओं का पुरसा हाल लेने के लिए उनके पास संवेदना के दो शब्द नहीं होते। तो ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो जिहादी हैं और जो हालात हैं, इन सब का एक ही इलाज है, बंगाल मांगे योगी। रिपोर्ट देखिए। तो क्या दंगाइयों का इलाज डंडा है? क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? क्या बंगाल को अब योगी मॉडल चाहिए? योगी लाओ, बंगाल बचाओ। अब ये सिर्फ सवाल नहीं, अब ये क्रांति की पुकार है। बंगाल सुलग रहा है, हिंदू समाज बिलक रहा है
और चारों ओर गूंज रहा है सिर्फ एक नाम, वो नाम है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जो दीदी के बस का नहीं था वो योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया वो इंसानियत नहीं, जिहादी हैवानियत की तस्वीर है। और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है, अब बंगाल को योगी चाहिए। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। देश देख चुका है योगी मॉडल क्या होता है। यूपी में जिहादी गिरोह हो या गुंडा गैंग, सबका एक ही इलाज है, बुलडोजर। बंगाल को वही नेतृत्व चाहिए जो धर्म के नाम पर तुष्टीकरण न करे, संविधान के नाम पर न्याय करे, जो वोट बैंक की दलाली नहीं जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर हिंदू खून बहा, मंदिर जले, घर राख हुए और ममता बनर्जी क्या कर रही थी? इमामों की चौखट चूम रही थी। जब बंगाल की जनता इंसाफ के लिए रो रही थी तब दीदी अपने वोट बैंक को गोद में लेकर लोरी सुना रही थी। ममता बनर्जी, क्या आपके सेक्युलरिज्म में हिंदू का कोई स्थान नहीं? जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में गया मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते। ममता का राज अब लोकतंत्र नहीं, अराजकता का काला अध्याय बन गया है। जब सरकार ने आंखें मूंद ली तो एनएचआरसी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। वीएचपी कोर्ट की चौखट पर पहुंची, राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आया, एसआईटी बनी। लेकिन क्या इससे मरे हुए वापस आएंगे? क्या उजड़े घर दोबारा बस पाएंगे? पहले वो लोग तोड़फोड़ किया, फिर उनको भगाया हम लोग, फिर पूरा बैटालियन के साथ आया, कम से कम 150 से 200 पब्लिक लेके आया, पूरा साजो सामान के साथ आया। और ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। तो पहले क्या किया, 2 दफा लूटपाट किया। लूटपाट करने के बाद फिर तीसरे दफा वो लोग पेट्रोल लाया। पेट्रोल लाने के बाद पूरा आग लगा डाला। ট্যাঙ্কের জল বিষ আজকে দিয়েছে আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় যাবো? বাচ্চা বাচ্চা ছেলে নিয়ে কোথায় থাকবো? এইসব পুড়িয়ে দিয়েছে তো কি নিয়ে থাকবো? কে এইসব করেছে আমাদেরকে? আমার স্বামী উচ্চ নিচে কাউর সঙ্গে কথা বলতে জানে না, আমার ঘরে এসে সব চিন্তায়। बंगाल अब ममता का नहीं रहा, अब तो वो जिहादियों की प्रयोगशाला बन चुका है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठी तो पूरे शहर को फूंक दिया गया। अब बहुत हो चुका, अब वक्त है बंगाल को ममता के मजहबी मकड़ जाल से छुड़ाने का। अब वक्त है योगी जैसा बुलडोजर नेतृत्व पूरे देश में लागू करने का, क्योंकि देश तभी बचेगा जब हिंदू सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश तभी बचेगा जब हिंदू सुरक्षित बचेगा, और हिंदुओं को सुरक्षित बचाना है तो संगठित होना पड़ेगा। और ऐसे जिहादियों का एक ही इलाज होगा, जिसकी रगों में शौर्य बहता है, जिस मिट्टी में राणा सांगाजी, महाराणा प्रताप और न जाने कितने राजपूत योद्धाओं को
जिस मिट्टी ने जन्म दिया हो, आज उसी धरती पर हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन हकीकत यही है। दरअसल जयपुर के शास्त्री नगर से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। जहां पहले हिंदू परिवारों की भरमार हुआ करती थी, अब वही इलाका कुछ गिने चुने घरों तक ही सिमट चुका है, क्योंकि वहां तो अब भाईचारे की चादर के नीचे जिहादी सोच अपने नाखून तेज कर रही है। पुजारी गिरधारी शर्मा को मंदिर में पूजा करने पर धमकियां मिल रही हैं, मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। क्या यही सहिष्णुता है जिसकी दुहाई दी जाती है? क्या यही सेक्युलरिज्म है जिसकी दुहाई दी जाती है? क्या यही गंगा जमुनी तहजीब है जिसमें एक पक्ष को दबाया जाए और दूसरे को खुली छूट मिल जाए? स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि हर दिन डर के साए में जीना उनकी नियति बन चुकी है। बेटियों को अकेले बाहर भेजने से डरते हैं, दुकान खोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जो हिंदुओं का पलायन है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कराया जा रहा है? क्या ये जमीन हथियाने का नया मूक जिहाद है, या जिसमें डर और अपराध को हथियार बनाकर आबादी के समीकरण को ही बदला जा रहा है? में हिंदू पलायन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अब लगातार एक के बाद एक जो हिंदू हैं वो जितनी भी पुराना क्षेत्र है जयपुर का, बट्टा बस्ती क्षेत्र हो चाहे हवा महल की कई तमाम ऐसे वार्ड है जहां से लगातार हिंदू पलायन होकर या अपना घर बेचकर कहीं और सेटल हो रहा है। और इसके पीछे एक प्रमुख कारण है जिस तरीके से जिहादी मानसिकता के लोग यहाँ पर पनप रहे हैं। और इसी की एक मिसाल हमको यहाँ पर जिस महादेव मंदिर में हम मौजूद हैं, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर तमाम जितनी भी जिहादी लोगों के और द्वारा यहाँ पर आया जाता है, तमाम ऐसे नशे पत्ते की चीज़ें की जाती है। और उसके बाद लगातार जो पुजारी है यहाँ पर इस मंदिर के, उनको भी परेशान किया जाता है। अकेले पुजारी हैं और उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको क्या सामना करना पड़ता है, किन चुनौतियों को आपको। और साहब हम सुबह शाम यहाँ आते हैं पूजा सेवा के लिए, तो यहाँ पे बाहर गेट पे ही हमको 20-25 लड़के नशे करते हुए गुटखे खाते हुए मिलते हैं। और जब उनको कहते हैं यार यहाँ पे मत थूको, वो कहते हैं पंडित जी यहाँ पे कैमरे लगा लो, ये कर लो वो कर लो, सब पता लग जाएगा। जबकि वो उन्हीं के लोग रहते हैं और इधर मैं नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, ऐसे कर कर आके वो भाग जाते हैं। ज़्यादा उनसे कुछ करते हैं तो फिर वो छोटे बच्चों को सामने कर देते हैं। वो क्या आते जाते कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ऐसे कर कर आके चले जाते हैं। फिर हम अकेले पड़ जाते हैं। हम ये देखते हैं यार इतनी बंदर सेना, इतने सारे लोग हैं, अपन क्या करेंगे इनके सामने। फिर हमने भी बोलना बंद कर दिया, हम चुपचाप आते सीधे जाते सीधे आ जाते हैं। आप बताइए कौन से समुदाय के लोग हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? और लगातार ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हिंदू पलायन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर इससे पहले मैं जिन लोगों का इंटरव्यू लेके गया था जो पीड़ित थे, उनमें से ही कई लोगों ने यहाँ पर घर भेज दिए। तो आप बताइए, खुल के बताइएगा कि कौन से समुदाय के लोग हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से झुंड में आते हैं, कैसे परेशानी होती है आपको? तो सब मुस्लिम समुदाय है सब से यहाँ पे, तो वो ये सब हिंदू को यहाँ कोई बच्चा आता ही नहीं हिंदू का तो यहाँ पे। और वही दिन वो न तो उनको कोई काम है नहीं, वो सब नशे पते करते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज बिकती है उसको उठा के ले जाते हैं बेचा। तो देखा आपने, जब मेरे सहयोगी नतांश यहाँ पहुंचते हैं इस इलाके में, तो वो डर पुजारी जी के चेहरे पर साफ नजर आता है। कैमरे के सामने उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और ये उम्मीद जताई है कि जब ये पूरी कहानी, ये पूरी खबर सुदर्शन न्यूज ने प्राथमिकता से उठाई है, तो यहाँ के हिंदुओं का पुरसा हाल लेने के लिए सरकार भी जागेगी और समाज भी जागेगा। और जब हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, तो हमने तो एक ही बात सीखी है, वसुधैव कुटुंबकम। हम सबको आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोगों को भी आत्मसात कर लिया है जो हिंदुस्तान के लिए ही खतरा साबित हो चुके हैं। इसलिए इस खतरे से निपटने के लिए संगठन जरूरी है। संगठन में ही शक्ति होती है, ताकत होती है। और वही ताकत एक बार फिर से भारत ने दिखाई। जब विश्व के किसी भी कोने में संकट की घड़ी आती है, तो भारत अपने कर्तव्यों
को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटता, कर्तव्यों से परे जाकर मानवता की रक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भारत है, ये सनातनियों का देश है। दरअसल म्यांमार के मांडले क्षेत्र में चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मा ने इस परंपरा को एक बार फिर से साकार कर दिखाया है। मानवीय सहायता की ये कहानी केवल राहत और बचाव का मिशन नहीं, बल्कि ये भारत के विश्व बंधुत्व और नेबरहुड फर्स्ट नीति की जीवंत मिसाल है। 15 अप्रैल की रात जब भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल दस्ता म्यांमार से अपने देश लौटकर हिंडन एयरफोर्स बेस पर उतरा, तो ये केवल एक मिशन की समाप्ति नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और साहस की एक सुनहरी गाथा थी। ये मिशन दिखाता है कि भारत सीमाओं के बंधन में बंद कर नहीं सोचता, बल्कि जहां कहीं भी मानवता करहाती है, वहां भारत की उपस्थिति सुनिश्चित है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय मेडिकल टीम ने संकटग्रस्त म्यांमार में सैकड़ों लोगों की जान बचाने में अपनी क्षमता झोंक दी। जहां एक ओर प्राथमिक चिकित्सा से लेकर आपातकालीन सर्जरी तक की व्यवस्था की गई, वहीं दूसरी ओर सीमित संसाधनों और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भारतीय सैन्य डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने अपने कर्तव्यों से ऊपर उठकर सेवा भावना का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। फील्ड हॉस्पिटल के कमांडर ब्रिगेडियर नवीन कुमार, वीएसएम और कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल ने मिशन के बाद मीडिया से बात की और अपने अनुभव भी साझा किए कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी टीम ने न केवल साहस का परिचय दिखाया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी। जान जोखिम में डालकर सीमित संसाधनों में जिस तरह से मरीजों को राहत पहुंचाई गई, वो भारतीय सेना के उस मूलभूत आदर्श सेवा परमो धर्मः की सच्चाई भी सामने रखता है। ऑपरेशन ब्रह्मा ये साबित करता है कि भारत सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जो वैश्विक मानवीय जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझता है और उसे पूरी गंभीरता से निभाता भी है। जब हम भारतीय संवेदना की बात कर रहे हैं, भारत के कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, तो देखिए आज हमने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके सामने रखा था। आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ पोल भी ले लेते हैं। भारत की संवेदनशील सोच है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो देखिए आप में से 99% लोग इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि ये भारत की संवेदनशील सोच और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। हालांकि 1% लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं है। अब ये 1% कौन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए जरा बात कर लेते हैं थोड़ी 7 समंदर पार की, क्योंकि जो जिहाद का बम है वो पूरे विश्व पर फूट रहा है। ब्रिटेन की कहानी अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ब्रिटेन की हाई सिक्योरिटी जेल अब सुधार गृह नहीं रह गई है, बल्कि ये तो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों के लिए नया ट्रेनिंग कैंप बनती जा रही है। 2017 के मैनचेस्टर एरिना बम धमाके के दोषी हाशिम अबेदी द्वारा फ्रैंकलैंड जेल में अधिकारियों पर किए गए हमले ने एक बार फिर ब्रिटेन की जेलों में पल रहे आतंक के नए चेहरे को उजागर कर दिया है। गरम तेल और धारदार हथियार से किए गए इस हमले ने सुरक्षा तंत्र की पोल खोल दी है। यह अकेली घटना नहीं है, बल्कि उस खतरे की कड़ी है जो लंबे समय से जेलों की दीवारों के भीतर पनप रहा है। ब्रिटेन की जेलें अब ब्रदरहुड के नाम पर खड़े हो रहे इस्लामिक गिरोह का अखाड़ा बन चुकी है। कैदियों को धमकाकर गिरोह में शामिल करना, जेल के भीतर ड्रग्स और पैसों का रैकेट चलाना, शरिया कानून की अदालतें बनाना, ये सब कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों के नए तंत्र की निशानी बन गई है। सरकारी रिपोर्ट और सुरक्षा विशेषज्ञ साफ कह चुके हैं कि जेलें कैसे कट्टरपंथी संगठनों के लिए भर्ती और ब्रेन वॉश का ठिकाना बन चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेलों में बंद आतंकवादी सच में
सजा काट रहे हैं या जेल में रहते हुए आतंक की अगली प्लानिंग कर रहे हैं। ये जिहाद एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसकी चपेट में केवल हिंदुस्तान ही नहीं है बल्कि पूरा विश्व है। ये वैश्विक खतरा है और इस वैश्विक खतरे से अगर बचना है तो फिर एकजुट होकर इस कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। सेक्युलरिज्म का रोग कुछ देर के लिए खत्म कर दें तो शायद ऐसे गंभीर बीमारी का इलाज संभव हो पाएगा। अब जब संभावनाओं पर बात चल रही है तो जनमत के अंत में अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो कनाडा के वैंकूवर शहर के आसमान का है, जहां कुछ दिन पहले ही आसमान में लोगों ने अजीबोगरीब रोशनी देखी। यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बन गया है। वीडियो में आसमान में कुछ चमकदार लाइट्स दिखाई देती हैं जो एक खास पैटर्न में चलती हुई नजर आती है। ये रोशनी सामान्य हवाई जहाज से अलग प्रतीत होती है और इसी कारण कई लोग इसे एलियंस से जोड़ रहे हैं, यानी जादू आ गया है, लोग ऐसा कह रहे हैं। वीडियो में देखा गया है कि ये रोशनी अचानक आसमान में प्रकट होती है और फिर कुछ समय के बाद एक विमान की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर गायब हो जाती है। इसे देखने वाले स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि किसी भी हवाई जहाज या ड्रोन जैसा ये जो आकार था वो नहीं दिख रहा था। उनके अनुसार तो ये कोई अनजान और संभवतः एलियन यान हो सकता है, यानी यूएफओ। लेकिन यहां पर हम स्पष्ट कर दें कि सुदर्शन न्यूज इस खबर की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब एलियंस को लेकर इस तरह की खबर सामने आई हो। दुनिया भर में कई बार आसमान में ऐसी रहस्यमय चीजें देखी गई जिन्हें आमतौर पर यूएफओ कहा जाता है। तो अब इन तस्वीरों में जिज्ञासा थी, इन तस्वीरों में यूएफओ की कहानियां थी, इन तस्वीरों में वो खोज थी जो निरंतर जारी रहनी चाहिए। खोज सकारात्मक भी हो, इस उम्मीद के साथ जनमत के सफर में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।